जयंती बोला अपने भाषा में, और बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम, चर्चा बाबा साहब की जन्म पर होनी चाहिए थी। वो क्या बोला, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है साहब, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है, और गांव में जाके दवाई बांटने को काम करते। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है, और गांव में जाके दवाई बांटने को काम करते, और उनकी दवाई से हमारे आदमी बढ़िया है जाते। अब देखो बाबा साहब हमारे बीच में ना है, हमारे आदमी पट्टे ही पट्टे मर रहे हैं। वो काका साहब के क्या बोला, भी हटाओ। जब उसको हटाएगा भी क्या बोलो, बाबा साहब की जयंती में बोलो, जन्म में बोलो, तो क्या बोला, सही बात कही तो मिर्चा गई। तो मेरा निवेदन यहाँ पर यह है, हमें सब्जेक्ट पे चर्चा करने की आवश्यकता है। हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, हम बुद्ध के पुजारी हैं। हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, जो कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है, युद्ध के मैदान में भी तैयार है। तो साथियों मैं निवेदन यही करूंगा, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है। पिछला 2011 का जनगणना देख लीजिए, सेंसस 2011, हमारे भारत में सेंसस के मुताबिक मात्र भारत में 87 लाख लोग बुद्धिस्ट हैं। अब आप कहते हैं भारत में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, तो कैसे संभव है? साथ तो संभव नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे, और नेताजी 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, 4 घंटा बोले, और सुनने वाले पता कितने आदमी थे? सुनने वाले मात्र 1.5 आदमी था, एक आदमी और एक बच्चा, मात्र 1.5 आदमी। और नेताजी कितने टाइम बोले? 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, 4 घंटा, 4.5 घंटे। नेताजी ने कहा भाई मेरे भाषण में बड़ा दम है, ये 1.5 आदमी कहीं गया ही नहीं, कितनी गंभीरता से मेरी बात को सुन रहा है। 4.5 घंटा मैं बोला हूं, और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आखिर से सुना जाए, समझा जाए कि इसने मेरी कौन सी बात को ध्यान से सुना है। जब 4.5 घंटा हो गए, तो नेताजी ने कहा कि भाई ईमानदारी से बताओ, जरा मंच के पास आओ, तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बढ़िया बात लगी? वो 1.5 आदमी बोला, दिमाग खराब मत करो, बहुत देर हो गई, टेंशन मत दो, हम तो डेरा तंबू वाले लोग हैं, हमने सोचा कब भाषण खत्म हो जाए, कब उठा के लेके जाएंगे। और यहाँ कौन बैठे हैं? पूरे भारत के लोग बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा, पंजाब के साथियों ने पंजाब में भाषण किया, उड़ीसा के साथियों ने उड़ीसा में भाषण दिया, हमारे दिल्ली के साथियों ने अपने साथ से भाषण दिया, हरियाणा के लोगों ने भाषण दिया, अभी गुजरात के साथियों ने भाषण दिया, पूरा भारत यहाँ बैठा है। तो साथियों में निवेदन करना चाहता हूं, ये धम्म कारवां अब रुकने वाला नहीं है। और रुकने वाला क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है, हमारा जो नेतृत्व करता है बहुत खतरनाक व्यक्ति है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद भुक्तभोगी हूं। जब मैं इनके साथ गुजरात प्रदेश का प्रभारी था, तो ये मीटिंग पता कब लगाते थे? हम सबकी मीटिंग लगाते थे। तुम्हारी दिवाली को मीटिंग है, रक्षाबंधन को भी मीटिंग है, होली को मीटिंग है। हमने कहा कैसा प्रभारी है यार, दिमाग खराब कर दिया। होली को भी पीछा नहीं छोड़ते, दिवाली को भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये जानते हैं काम कैसे लिया जाता है। तो साथियों, मैं भी अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, बड़े हमारे वीर सीनियर साथी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं दिल से। उन्होंने जो फैसला लिया है, और पिछले मार्च तक मैं भी साउथ स्टेट का प्रभारी था बहुजन समाज पार्टी का, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, ये तमाम राज्यों को मैं देखता था। बहुत सारे रिजल्ट भी हमने देने का काम किया है। लेकिन मुझे लगा कि कारवां
रुक गया है। जब संदेश आप दे रहे हैं ना, आगरा में चर्चा कर रहे हैं, कारवां कहीं रुक गया है, उस कारवां को हमको किसी भी हालत में आगे बढ़ाना है। आपने कारवां की बार बार चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पूर्ण भारती जी ने बता दिया है कौन सा कारवां रुका है, भाषण में बाबा साहब ने क्या क्या सब कुछ समझाया। लेकिन कारवां के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने जो संदेश दिया, वो दो बातें बड़ी मार्मिक बात कही, बहुत शानदार बात उन्होंने कही थी। उन्होंने बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में इस रामलीला मैदान में लाखों लोगों के साथ जो बात उन्होंने कही, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा इस तम्बू में से बम्बू निकल गया तो क्या होगा। तम्बू का मतलब इस देश के दलित शोषित समाज की बात, गरीब समाज की बात करते थे, और बम्बू का मतलब अपने बारे में कहते थे। अपने बारे में क्या कहते थे, मेरी मृत्यु हो गई, मैं चला गया तो मेरे भोले वाले समाज का क्या होगा। बाबा साहब की दो पीड़ा थी, एक पीड़ा तो ये हो गई, और दूसरी पीड़ा थी मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं तो अपने पढ़े लिखे लोगों से। पढ़े लिखे लोगों का मैं पूरे भारत के पढ़े लोगों से नहीं था। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से लोग इसको गलत इसको इंटरप्रेट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तब जब लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा तो मात्र एक दो लोग ऐसे थे जो इस धम्म के कारवां में मिशन मूवमेंट में लगे। बाकी सारे लोग जो लोगों ने किसी गोरों से शादी कर ली या विदेश में सेटल हो गए। तो बाबा साहब को लगा कि यार ये पढ़े लोग बड़े धोखेबाज लोग होते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उन पढ़े लिखे लोगों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस देश के दलित शोषित समाज के विकास पर खर्च करना चाहिए। ये बाबा साहब की दो पीड़ा थी। और साथ ही बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस पीड़ा को समझने वाला इस देश में कोई पैदा हुआ तो पूज्य काशीराम साहब पैदा हुए। इन दोनों बातों को पूरा करने में पूज्य काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। कल मैं बारमाटी साहब को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, पूरे मैंने कैडर को उनको सुना भी है, और बार बार तो वो तो भारती जी की तरफ नजर दगा कह रहे थे दवाओं पे चल रहे हैं, इनसे कम काम लो, वो सही कह रहे थे। जब भी आप देखते हैं कि मीटिंग के जो साहब भारती साहब आप पंजाब आ जाओ, भारती साहब आप दिल्ली आ जाओ, बात साहब हरियाणा आ जाओ, अरे फला आ जाओ, अरे भाई एक व्यक्ति किसी जगह जाएगा। और ये बात पूज्य काशीराम साहब के साथ भी हुआ। कल बात बरमाटे साहब से कह रहे थे। 15 सितंबर 2003 को पूज्य काशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक हुआ आंध्र प्रदेश में। जब मैं आंध्र प्रदेश का प्रभारी था तो मैं कहता था नालायक लोग हो, आपके वजह से पूज्य काशीराम साहब को 15 सितंबर 2003 को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, आप तो उनकी बात भी आपको मानने को तैयार नहीं, जबकि आपकी संख्या भारी मात्रा में। हम तब भी कहते थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी चर्चा कर रहे थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दीक्षा लिया 14 अक्टूबर 1956 में, 7 लाख लोग बुद्धिस्ट थे, 7 लाख लोगों ने दीक्षा लिया। बुद्धिस्ट तो बाद में बने, लेकिन साथियों में बड़े गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं, बताना चाहता हूं। पिछला 2011 का जनगणना देख लीजिए, सेंसस 2011, हमारे भारत में सेंसस के मुताबिक मात्र भारत में 87 लाख लोग बुद्धिस्ट हैं। अब आप कहते हैं भारत में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, तो कैसे संभव है साथियों? संभव नहीं है। संभव कैसे है? जब तक आप अपनी नीयत और नीति को नहीं बदलेंगे बात बनने वाली नहीं है। और पूज्य काशीराम साहब नीयत और नीति के बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से अपना क्लियर कॉन्सेप्ट करते थे। वो कहते थे आपकी नीयत तो बहुत अच्छा है, हम ये करेंगे, देश का भारत में प्रधानमंत्री हमारा होगा, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है। और योजना आपकी बहुत अच्छी है, नीति आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से नीयत आपकी बहुत ज्यादा खराब है। जब नीयत और नीति आपकी डिफरेंट होगी तो गारंटी से कहता हूं ना तो धम्म का कार्य पूरा होगा, ना कोई मिशन पूरा होने वाला है। साथियों, पूज्य काशीराम साहब की बात को मानकर आपकी नीयत और नीति एक रखनी पड़ेगी। जो कल आप बारमाटे साहब ने बताया, आपको अच्छा चरित्रवान नैतिक व्यक्ति बनना होगा। लेकिन अभी एक सब्जेक्ट रखा गया भारती जी के माध्यम से प्रारंभ में प्रस्तावना के समय कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम इस सब्जेक्ट पे बात होना चाहिए, आगे भविष्य की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हालांकि प्लानिंग करने का काम भारती साहब करते हैं, हम लोग तो उसका इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग कभी सब्जेक्ट पे बात नहीं करते हैं। आदमी बाबूजी बैठे हैं अलीगढ़ से हमारे बीच में, माननीय मंत्री साहब, मैं इस बात का गवाह हूं। पूज्य काशीराम साहब एक बार अलीगढ़ में आए, खैर तहसील में,
और बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था। मैं शायद 2-4 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। पूज्य काशीराम साहब अलीगढ़ के खैर तहसील में आए थे, बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लोग सब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं? जब पूज्य काशीराम साहब मंच पर बैठे थे और कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था, उस समय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, गायन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। मैं भी आगरा से उस कार्यक्रम में गया था। तो एक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कुछ ज्यादा चंदा दे दिया था, और वो बादल सिंह जैसे व्यक्ति जो संचालन कर रहे थे उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। भाई मेरा बोलने का मौका कब आएगा, मेरा बोलने का मौका कब आएगा? बादल सिंह कह रहे यार काशीराम साहब बैठे हैं, आप मीटिंग डिस्टर्ब मत करो। कह नहीं भाई मेरा बोलने का मौका, मैंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। तो काशीराम साहब भी वहां बैठे थे, तो संचालन करता है सोचा यार डिस्टर्ब कर रहा है मीटिंग बार बार, इसको सबसे पहले बुलवा देते हैं। तो वो क्या बोला माननीय अध्यक्ष जी, वो बोला शायद मेरी भाषा उत्तर प्रदेश के और ब्रज के लोगों को समझ में आएगी, जो बात उन्होंने बोला था शायद उड़ीसा के और साउथ के लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो व्यक्ति बोला अपने भाषा में, और बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम, चर्चा बाबा साहब की जन्म पर होनी चाहिए थी। वो क्या बोला, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है साहब, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है, और गांव में जाके दवाई बांटने को काम करते। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े डॉक्टर है और गांव में जाके दवाई बांटने को काम करते, और उनकी दवाई से हमारे आदमी बढ़िया है जाते। अब देखो बाबा साहब हमारे बीच में ना है, हमारे आदमी पट्टे ही पट्टे मर रहे हैं। वो क्या बोला भाई, हटाओ। जब उसको हटाएगा भाई क्या बोलो, बाबा साहब की जयंती पे बोलो, जन्म पे बोलो, तो क्या बोला, सही बात कही तो मिट जाएगी। तो मेरा निवेदन यहाँ पर यह है, हमें सब्जेक्ट पे चर्चा करने की आवश्यकता है, विषय पे बात करने की आवश्यकता है। विषय ये था कि धर्म के कारवा को कैसे आगे बढ़ाएं, डीएसएस का हमारा काम क्या होगा, यूथ को हम कैसे तैयार करेंगे, उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा है तो उसका क्या स्वाभिमान होना चाहिए, आदि आदि हम डिफरेंट बात करते हैं। तो साथियों अंत में अपनी बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ कि पूज्य काशीराम साहब बहुत बड़ी महान हस्ती थे, और एक एग्जाम्पल देकर खत्म करूंगा। माननीय बादल साहब रेवाड़ी में सभा कर रहे थे, और रेवाड़ी में जब सभा कर रहे थे काशीराम साहब हरियाणा में, तो उसमें एक साधारण सा व्यक्ति मंच के नजदीक आकर कह रहा मुझे काशीराम साहब से मिलना, मुझे काशीराम साहब से मिलना है। तो वहां पर बीबीएफ के साथी, जैसे हमारे डीएसएस के साथी खड़े हैं, वेशभूषा में खड़े हैं, ऐसे बीबीएफ के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा भाई डिस्टर्ब मत करो, मीटिंग, काशीराम साहब मंच पे बैठे हैं। लेकिन फिर भी चिल्लाने लगा मुझे साहब से मिलना, मुझे साहब से मिलना है। तो साहब ने उसकी बात को सुना, भाई उसको मंच पे बुलाओ। मंच पे बुलाया, उस व्यक्ति ने काशीराम साहब के पैर छुए, चरण स्पर्श किया और अपने हाथ को खोला ऐसे। उसके हाथ में कितने पैसे थे, 163 रुपए थे। और साहब से बोला साहब मैं रिक्शा पुलर हूं, मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं रिक्शा चलाकर 163 रुपये इकट्ठा किया है। साहब मैं आपको दान देना चाहता हूं क्योंकि आप हमको राजा बनाना चाहते हैं। काशीराम साहब ने क्या कहा, काशीराम साहब के आंखों में आंसू थे, और काशीराम साहब ने कहा ये 163 रुपए नहीं, 163 करोड़ रुपए मेरे चाहिए, ये साहब ने कहा। तो सातवीं बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी मूवमेंट है, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक, कोई भी मूवमेंट, उनके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मूवमेंट में हमारा मास होना चाहिए, हमारी जनता होना चाहिए, उस मूवमेंट में हमारा माइंड भी होना चाहिए, और उस मूवमेंट में हमारा मनी भी होना चाहिए। अभी हमारे बादल सिंह बहुत जी बता रहे थे, संख्या भारी मात्रा में कम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये कैसे काम चलेगा? 40 लाख का यहाँ पूरा बजट है, पूरा खर्चा है, अभी लोगों ने पैसा तक नहीं दिया है, तो बिना पैसे का भी मूवमेंट साथियों चलने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना पैसा भी यहाँ जमा कर दें, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। उस लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और लंबी लड़ाई के लोग आपको रोकने का भी काम करेंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग हमको रोकेंगे, हमको बताना चाहते हैं हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, हम बुद्ध के पुजारी हैं। हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं है, जो कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है, युद्ध के मैदान में भी तैयार है। तो साथियों मैं निवेदन यही करूंगा, तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है,
तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है। हर जुल्म से लड़ने का हथियार दिलाया है। तुम बौद्ध बनो भाई, बाबा ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और माफी चाहता हूँ बार बार मैं ज्यादा समय ले लिया सब लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।